Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं। शुभारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, और टेलीग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में जाकर टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। जैसे आप लोग टाइप करोगे आपको एक चैनल मिलेगा, वहाँ पर 100 के प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, उस वाले चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल से। तो आज की फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट होने वाली है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या मेंशन किया गया है यहाँ पे, चर्चा की गई है मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में। डिस्कशन करेंगे आखिरकार ये सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है। पहले तो हम लोग बात करेंगे ये मुद्दा क्या है, क्यों है ये चर्चा में। तो भारत ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है कि हम लोग भी मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ना, इसको बेसिकली आज के टाइम पर यूएसए लीड कर रहा है। तो भारत इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है कि हम लोग को भी यहाँ पर इसको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। इंडिया को क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी आगे मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम लोग इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में कुछ और सी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। देखो ये जो ग्रुप है ना, ये यूएस लेड ग्रुप देखने को मिलेगा। यूएस इसको बेसिकली लीड कर रहा है। अब इस ग्रुप का जो मेजर फोकस है वो ये है क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को और ज़्यादा मजबूत करना। अब आप कह सकते हो क्रिटिकल मिनरल, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। तो ये एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, डोंट वरी, आगे मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे जो मिनरल सप्लाई है ना, इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया। इंडिया भी चाहता है इसको मैं ज्वाइन करूँ। करेंट टाइम पर इसके अंदर और कितने कितने कंट्रीज़ ने यूएस के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है। तो यूएस तो अभी के टाइम पे है। यूएस के अलावा 10 पार्टनर्स और देखने को मिलेंगे। कौन कौन है उसमें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, यूके, यूरोपियन कमीशन। ये कुछ आप लोगों को ग्रुप्स देखने को मिलेंगे जो कि साथ में मिलकर इस एमएसपी को बनाते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, एमएसपी मतलब है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है ना। तो इतना बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो नया ग्रुप है ना, इस नए ग्रुप का मकसद है कि हम लोग सरकारी इन्वेस्टमेंट प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेकर आएँ, और इस मिनरल सप्लाई को, यानी जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई है, इसको हम लोग काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बीच में बांट दें। क्योंकि करेंट टाइम पर ये जो क्रिटिकली मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, ये वाले मिनरल्स, और जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये मिनरल्स करेंट टाइम पर सिर्फ और सिर्फ चाइना के पास ही देखने को मिल रहे हैं, और चाइना यहाँ पर इसका फ़ायदा उठा रहा है। दबाकर चाइना यूज़ कर रहा है, प्लस दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने पे उसने रोक लगा दी है। तो बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि चाइना को टैकल किया जाए। चाइना को टैकल करते हुए जो ये क्रिटिकली मिनरल्स हैं, इनको हम लोग अपने कंट्रीज़ के अंदर निकालें, इसको यहाँ पे एक्सप्लोर करें, इसमें यहाँ पर रिसर्च करें। और इसके लिए साथ ही साथ यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप बन चुका है। बहुत सारे देश यहाँ पे साथ में आ चुके हैं। इंडिया भी यहाँ पर इसको ज्वाइन करना चाहता है। अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पहले हम लोग ये समझते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको समझना ये होगा कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मिनरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में, या फिर हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। तो क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, देखो जो क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड है करेंट टाइम पर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है। क्योंकि हम लोग आज के टाइम पर देख रहे हैं लगातार पोल्यूशन हो रहा है, लगातार आप लोग देख पाओगे क्लाइमेट चेंज वाले इशू देखने को मिलेगा, टेम्परेचर लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी क्रिएट हो रही हैं। हम लोग को आवश्यकता है क्लीन एनर्जी की, यानी कि एक ऐसी एनर्जी जो कि पोल्यूशन वगैरह को पैदा ना करे। तो जो क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड है ना, वो यही चीज़ पूरी कर सकती है। क्रिटिकल मिनरल की डिमांड से हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं, और दूसरी टेक्नोलॉजी को लेकर आ सकते हैं, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पर पोल्यूशन को कम कर पाएंगे। तो ये मिनरल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए नजर आएंगे। प्लस यहाँ पे जो मिनरल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ना, ये क्या करेगी, ये हमारी मदद करेगी। सरकार की साइड से इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, प्राइवेट सेक्टर की साइड से इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी, ताकि यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर बहुत अच्छे से काम कर सकें। क्योंकि मैंने आपको बताया इसके सप्लाई चेन को बढ़ाना है, और सप्लाई चेन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। इसका मतलब ये भी है किसी एक कंट्री के हाथ में इसका सप्लाई चेन ना हो, बहुत सारी कंट्रीज़ हो जो कि इसका सप्लाई कर रही हो। जैसे करंट टाइम पर चाइना के हाथ में यहाँ पर एक बहुत बड़ा सप्लाई चेन देखने को मिलेगा। चाइना के पास में बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है। तो हम चाहते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ में पार्टनरशिप करें इसी पर्टिकुलर सेक्टर के मामले में। तो यहाँ पे जो नया ग्रुप बना है,
यहाँ पे जो ये नई इंडस्ट्री देखने को मिलेगी, इनका फोकस हो सकता है कि हम लोग मिनरल्स की सप्लाई चेन के ऊपर फोकस करें। मिनरल्स कौन कौन से होंगे? कोबाल्ट होगा, निकिल होगा, लिथियम होगा, प्लस 17 हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स भी होंगे। तो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हो जाएंगे, कोबाल्ट, निकिल और लिथियम हो जाएगा। इन सभी चीज़ों का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, कंट्रीज साथ मिलकर काम करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी और इस चीज़ की ग्रोथ करेंगी। प्लस किसी एक देश के हाथ में इसके सप्लाई चेन रुका हुआ नहीं रहेगा। ये यहाँ पर आपको मुद्दा देखने को मिलेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हम लोग चाइना को टैकल कर पाएंगे, चाइना का ऑल्टरनेटिव नज़र आएगा। क्योंकि करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो चाइना के अंदर इस प्रकार के जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ना, ये बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चाइना के पास में इसका पूरा का पूरा प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर चाइना ने क्या किया, अफ्रीका के अंदर बहुत सारी कोबाल्ट की माइंस हैं, वो यहाँ पे एक्वायर कर रखी हैं। क्योंकि आपको पता है कि चाइना ने लगातार एक हरकत तो दिखाई है शुरू से, दुनिया भर की कंट्रीज़ के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। जैसे आपने श्रीलंका के अंदर देखा कितना सारा इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ उनको डेट ट्रैप के अंदर फंसा देता है कि मतलब वो जो देश है ना, वो फिर चाइना का लोन नहीं चुका पाता। ऐसे ही हम लोग अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में देख रहे हैं। अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारा पैसा चाइना से ऑलरेडी ले रखा है। अब यहाँ पर वो लोग पैसा चुका तो पा नहीं रहे हैं, तो करते क्या है लास्ट में, इस चीज़ को लेकर पार्टनरशिप कर लो, इस चीज़ को लेकर पार्टनरशिप कर लो, और फिर चाइना अपना दबदबा दिखाने लगता है। तो ऐसा ही हुआ कि अफ्रीका के अंदर बहुत सारी माइंस हैं, जैसे कोबाल्ट की बहुत सारी माइंस देखने को मिलेंगी, तो वो सब यहाँ पर चाइना ने एक्वायर कर ली हैं। तो चाइना खूब इन सब मिनरल्स का फ़ायदा उठा रहा है। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए ये कदम उठाया गया कि हम लोग एक मिनरल्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब ये जो पार्टनरशिप होने वाली है ना, इसको हम लोग देखने वाले हैं ग्लोबल चाइना +1 स्ट्रेटजी की तरह, यानी कि चाइना +1 स्ट्रेटजी की तरह देखेंगे हम लोग। अब ऐसी स्ट्रेटजी की तरह क्यों देखा जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि दुनिया भरी कंट्रीज़ आज के टाइम पर सिर्फ एक ही कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, वो था चाइना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमने देखा कि पिछले 20 सालों में ना वेस्टर्न कंट्रीज़ ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर कर दिया है। लेकिन अब कोविड-19 के टाइम पे हम लोगों ने देखा बहुत सारी कंट्रीज़ ने चाइना से इन्वेस्टमेंट बाहर भी निकाला, और बहुत सारी कंपनीज़ इंडिया के अंदर भी आई। तो ये भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो चाइना +1 स्ट्रैटेजी की तरफ हम लोग फोकस कर रहे हैं कि सारा इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ चाइना के अंदर नहीं होगा, किसी एक देश के अंदर नहीं होगा, अब इन्वेस्टमेंट को फैलाया जाएगा। ये भी यहाँ पे फोकस में बात रखी जा रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम लोग थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्चुअल डेटा को कवर कर लेते हैं। वो डेटा क्या है? पहले हम लोग रेयर एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी को लेकर पूरी पार्टनरशिप की जा रही है। तो टोटल 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है। अब इन 17 में से कौन कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं? तो 15 तो लैंथेनाइट्स हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे एक हो जाता है यहाँ पर स्कैंडियम, और देन उसके बाद में एक हो जाता है येथ्रियम। तो ये कुछ आपको यहाँ पर 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ना, इनको भी 2 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। अब वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो एक है यहाँ पर लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और दूसरी कैटेगरी है हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यानी कुछ हल्के हैं और कुछ भारी हैं, ऐसा भी हम लोग देख पाते हैं। अभी मैं आप लोग को ज़रा एक पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, तो आप लोग इस वाली पीरियोडिक टेबल में देख पाओगे यहाँ पर एसिंद्रियम, येथ्रियम ये देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये लैंथेनाइट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे आपको जो ऑरेंज कलर के पोर्शन में है, ये सब आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। देन उसके बाद अब अगर हम लोग बात करें कि जो ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इसकी अवेलेबिलिटी भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर कितने अवेलेबल हैं, भारत के अंदर क्या सिनेरियो है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर से ध्यान रखना। चलो आओ देखते हैं क्या मेंशन किया गया है। तो इंडिया के अंदर कुछ आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि भारत के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जैसे लैंथेनम है, सीरियम है, नियोडिमियम, और उसके बाद प्रेसोडियम, सेमेरियम। तो ये कुछ आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि भारत के अंदर अवेलेबल हैं। इंडिया के पास में दुनिया का 5वां लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, ऐसा बताया गया। प्लस कुछ और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास में जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं ना, इनकी काफ़ी कमी है। तो जैसे कि यहाँ पर डिस्प्रोसियम की बात की गई, टेर्बियम की बात की गई, यूरोपियम की बात की गई, ये ना हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, और ये जो हैवी वाले हैं इनकी भारत के अंदर कमी है, ये भारत के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो भारत के अंदर क्या सिनेरियो, ये ध्यान रखना। अब जो ये हैवी वाले हैं भारत के अंदर जब नहीं है, तो हम लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। चाइना से हम लोग इस रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेते हैं।
कौन से वाले? हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ध्यान रखना। इनको हम लोग चाइना से लेते हैं क्योंकि चाइना एक सबसे बड़ा लीडिंग प्रोड्यूसर आपको देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर। क्लियर हो गया? अब क्वेश्चन यह है कि सभी लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स के पीछे पड़े हैं इतना, इसका कोई इंपॉर्टेंस वगैरह है क्या? इसका कोई यूज़ वगैरह है क्या इतना? बिल्कुल इसका यूज़ आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सबसे पहला यूज़ नंबर 1 देख पाओगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ होता है। जैसे कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, लिथियम हो गया, ये सब चाहिए होता है बैटरीज़ के अंदर। और करेंट टाइम पर पोल्यूशन इतना हो रहा है कि जिसकी वजह से दुनिया भर की कंट्रीज़ ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ चुकी हैं। भारत ने खुद अपने बड़े बड़े टारगेट सेट कर रखे हैं, 2030 तक हम लोग इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री करेंगे। तो उन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बैटरीज डलती हैं और उन बैटरीज़ के अंदर लिथियम का इस्तेमाल होता है। जैसे आपकी फ़ोन की बैटरी हो गई, वैसे ही वहाँ पे वो बैटरीज भी होती हैं जहाँ पर लिथियम का यूज़ हो रहा है। तो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनका यूज़ बहुत ही ज़्यादा है, ये इनका इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा। दूसरा, ये तो आपने पहला देखा। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर भी इसका यूज़ होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर हार्ड ड्राइव्स, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स, फ्लैट स्क्रीन टीवी, मॉनिटर्स, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी प्रोडक्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर ही चुका हूँ कि बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज़ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया, देखो बैटरी के अंदर ना लिथियम आयन का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपनी फ़ोन की बैटरी निकालना, अगर बैटरी होगी तो, वैसे तो आजकल जो फ़ोन है वो इनबिल्ट आ रहे हैं, तो बैटरी के अंदर आप पीछे देखोगे तो वो लिथियम आयन बैटरी लिखी हुई होगी, है ना। तो उन बैटरीज़ के अंदर लिथियम का यूज़ किया जाता है। तो आज के टाइम पर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हमारा फोकस यह है कि हम अपने देश के अंदर 2030 तक बड़े बड़े टारगेट सेट कर रखे हैं कि 30 to 70% जो कार्स होंगी प्लस 40% जो बसेस होंगी वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली होंगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हमारे लिए क्या होगी? वो होगी बैटरी। और बैटरी बनाने के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होगी? वो होगी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ठीक है ना। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है और भारत के लिए भी इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसी वजह से भारत चाहता है इस पर्टिकुलर ग्रुप को लॉन्च करे, ज्वाइन करे, ताकि यहाँ पे भारत को भी काफ़ी फ़ायदा हो, चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी हमारी कम हो। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे इंडिया के लिए कुछ टेंशन्स भी क्रिएट होती हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के मामले में। वो टेंशन क्या है? नंबर 1 प्रॉब्लम है डिपेंडेंसी इशू। ये मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडिया सारे मिनरल्स को प्रोड्यूस नहीं करता है और हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कुछ कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। काफ़ी सारे मिनरल्स हम लोग चाइना से परचेज़ करते हैं, इनफैक्ट लिथियम हम लोग परचेज़ करते हैं, है ना। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स आप देख पाओगे, सेमीकंडक्टर एक अलग टॉपिक हो गया, ये भी हम लोग परचेज़ करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पता है ये कंडीशन कौन सी है? ये कंडीशन वो वाली है जैसे ऑयल वाली है। अभी हम लोग कुछ कंट्रीज से ऑयल को बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं, बहुत सारा कच्चा तेल मंगाते हैं। वैसी रेयर अर्थ एलिमेंट वाली सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो पहला तो आपको डिपेंडेंसी इशू देखने को मिलेगा। दूसरा कंसर्न, नो एक्सपर्टीज़। यानी कि देखो यहाँ पर ये जो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप होने वाली है ना, इस ग्रुप के अंदर में यहाँ पे फोकस ये रखा जाएगा कि हम लोग एक एक्सपर्टीज़ को लेकर आएँ। लेकिन यहाँ पर भारत इसी वजह से इसका मेंबर नहीं बन पाया, भारत को इसी वजह से इसके अंदर जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर ना इस पर्टिकुलर सेक्टर में रेयर मिनरल अर्थ इस सेक्टर के अंदर कोई एक्सपर्टीज़ नहीं था। जैसे आप लोग देखोगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखोगे, कनाडा में देखोगे, तो यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स हैं और रिजर्व्स के साथ साथ इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को निकालने के लिए टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी अच्छी हैं। जापान के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेसिंग करने के लिए। तो यहाँ पे इस सब के पास में कहीं ना कहीं एक्सपर्टीज़ है इस मामले में, इंडिया के पास में एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे इस वाले ग्रुप में वो जगह नहीं बना पाया है। तो भारत ने अपना इंटरेस्ट, दिलचस्पी दिखाई है कि हम लोग को भी ज्वाइन करना है, ताकि हम लोग इन सारी प्रॉब्लम से निकल सकें बाहर और हम लोग को भी जो खासकर एक डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर वो ख़त्म हो और अच्छी मात्रा में हम लोग को ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिल पाएँ। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अब आज का जो पूरा वीडियो का हुलिया है वो सब बिगड़ गया होगा। पहले पीपीटी क्रिएट करा करता था, वैसे ही आज पीडीएफ बना रखी है, वैसे पीपीटी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल सेम है जैसे उसमें हुआ करता था वैसे इसमें है। कंटेंट दोनों तरफ बराबर है, इनफैक्ट यहाँ पे आपको कंटेंट और ज़्यादा ही मिलेगा। अब हुआ क्या यार, कुछ इश्यूज़ थे, अब इश्यूज़ तो सुबह से हो ही रहे हैं। वैसे भी आज काफ़ी देर हो चुकी है, मतलब सुबह एक वीडियो बेकार हुआ, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया था द हिंदू का, वैसे ही बहुत टाइम लग गया।
फिर उसके बाद यहाँ पर इस वाले लेक्चर को भी बनाना था, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है। कोई बात नहीं, बस कोशिश ये है कि जब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शाम को 8 बजे तक अपलोड हो जाए, तो अगर 8 बजे तक अपलोड हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना 8-10 मिनट लेट हो जाएगा तो कोई भी मतलब वो भी कोई इशू नहीं है, आप लोग देख ही लेते हो वीडियो को। चलो आते हैं फिलहाल अगले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये बात करता है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बारे में। तो ये उज्ज्वल योजना क्या है और डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं आखिरकार इशू क्या है, मुद्दा क्या है। तो क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पर हमारी केंद्र सरकार ने एडमिट किया है कि लगभग 9 मिलियन से ज़्यादा जो बेनिफिशरीज़ हैं, यानी जो कि इस योजना के अंदर ऑलरेडी कवर्ड हैं, उन्होंने अपने सिलेंडर्स को वापस से रिफ़िल नहीं करवाया है। उनको वहाँ पे दोबारा से सिलेंडर नहीं मिला है, पिछले साल ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब उन्होंने अपने सिलेंडर्स को वापस से रिफ़िल क्यों नहीं करवाया है, क्योंकि एलपीजी के प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेंगे, इसी वजह से यहाँ पर ये बोला गया। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे पता है जानने वाली बात यही है कि आप लोग समझ सको कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना क्या है, क्योंकि ये वाला आर्टिकल आपको जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इंटरवेंशंस और गवर्नमेंट स्कीम्स वाले टॉपिक में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर सिलेंडर्स को रिफ़िल करने के बारे में चर्चा की जा रही है। हालांकि मतलब चर्चा ये है कि काफ़ी सारे 9 मिलियन बेनिफिशरीज़ ने अपना सिलेंडर पिछले साल रिफ़िल ही नहीं करवाया क्योंकि एलपीजी के दाम बढ़ गए। तो ये एक इशू बेसिकली आप देख पाओगे, एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, उसी के बारे में चर्चा की गई है। तो अब हम लोग जब बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर, तो कितने बेनिफिशरीज़ देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर 16.5 मिलियन के आसपास बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने 2017-18 में 1 से लेकर 2 रिफ़िल करवाई थी, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में रिफ़िल करवाई थी। मतलब एक सिलेंडर है उसको वापस से भरवाया गया, वापस से यहाँ पर उनको एक सिलेंडर मिला, सिलेंडर रिफ़िल करवाया। अब यहाँ पर देखो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंदर फोकस ही यह है कि हम लोग जो बीपीएल फैमिलीज़ हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज़ देखने को मिलेंगी, वेमेंस देखने को मिलेंगी, उन सभी को सिलेंडर प्रोवाइड करवाया जा सके, ताकि यहाँ पर वो जो घर में गैस की जगह बाकी सारी चीज़ जलाई जा रही हैं, लकड़ी जलाई जा रही है, काऊ डंग जलाया जा रहा है, गाय का गोबर जलाया जा रहा है, तो इसकी वजह से ना पोल्यूशन बहुत हो रहा है, इंडोर पोल्यूशन जो है घर के अंदर, और उसकी वजह से लोगों की जान जा रही है। तो यहाँ पर फोकस ये था कि सभी लोगों को सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाए जाएँ। उसी के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर आया गया ताकि सिलेंडर्स इनको दिए जाएँ। तो जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर एक फोकस ये भी दिया जाता है, सिलेंडर देने के बाद में सिलेंडर रिफ़िल करवाने का भी ऑप्शन है। तो काफ़ी सारे लोगों ने सिलेंडर को रिफ़िल नहीं करवाया क्योंकि ऑलरेडी एलपीजी के प्राइसेस बढ़ गए। ये तो हो गई न्यूज़। अब यहाँ पर इसके बारे में बताया कि कितने बेनिफिशरीज है इसके अंदर, कितने लोग बेनिफिट लेते हैं इस योजना का। तो जब आप लोग देखोगे तो 16.5 मिलियन बेनिफिशरीज ने लगभग 0 से लेकर 1 रिफ़िल करवाया था 2017 से 18 में। बाकी 2018 से 19 में 41.4 मिलियन लोगों ने, बेनिफिशरीज़ ने यहाँ पर रिफ़िल करवाया था। फिर 2019-20 में आप लोग देख पाओगे 32.4 मिलियन हो गए, 2020-21 में 7.7 मिलियन। जो नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ है ना, वो पता ये चलता है कि मतलब वो हिस्सा नहीं ले रहे। 2019-20 में उन्होंने यहाँ पर इतना जोर नहीं दिया अपने सिलेंडर्स को रिफ़िल करवाने में। ये जो मैंने ऊपर डेटा बताया ना, ये डेटा ये है कि जिन्होंने अपने सिलेंडर रिफ़िल करवाए हैं। लेकिन 2019-20 का एक ऐसा डेटा निकल कर आया जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने सिलेंडर को रिफ़िल नहीं करवाया। अब रिफ़िल क्यों नहीं करवाया, मतलब यहाँ पर क्या है कि उसके दाम बढ़ रहे थे, इसी वजह से रिफ़िल नहीं करवाया। ये चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। फिर उसके बाद में इस स्कीम से संबंधित कुछ और बातें बताई गई हैं। सब्सिडी के बारे में चर्चा की गई। देखो बोला ये जा रहा है ना, रिफ़िल इसलिए भी नहीं करवाया क्योंकि इस स्कीम के अंदर लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। क्यों, उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि सरकार ने क्या किया, जो सब्सिडी है वो अनाउंस कर दी है 200 रुपये पर सिलेंडर के आसपास। तो 12 महीने के लिए 12 सिलेंडर्स के ऊपर 2022 तक 12 सिलेंडर के ऊपर 200 रुपये तक की यहाँ पर ये सब्सिडी दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर यहाँ पर ये सब्सिडी के बारे में चर्चा हो गई। फिर उसके बाद कंजम्पशन पैटर्न के बारे में चर्चा की गई है। देखो एलपीजी की जब हम लोग बात करते हैं तो एलपीजी का जो कंजम्पशन है, यानी कि इस सिलेंडर का जो कंजम्पशन है, वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात देखो, करेंट टाइम पर ना बहुत सारे लोगों की ईटिंग हैबिट्स हैं, कुकिंग हैबिट्स है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग किस चीज़ के ऊपर बना रहे हैं, उनको ज़रूरत है या नहीं है। प्राइस भी यहाँ पर मैटर करता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर एलपीजी के प्राइस को मतलब एलपीजी के कंजम्पशन को लेकर मैटर करता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, मान लो यहाँ पर कोई इंसान खाना बना रहा है, अब मान लो कोई जो गैस सिलेंडर है उसके दाम बहुत ज़्यादा हो गए तो लोग यहाँ पर उसको वापस से रिफ़िल नहीं करवा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एलपीजी सिलेंडर को। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला सब्सिडी के अंदर। एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर ना जो सब्सिडी दी जा रही थी सरकार के थ्रू, वो काफ़ी कम कर दी गई। अब वो जब कम हो गई तो लोगों का ऑलरेडी इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो लोगों ने यहाँ पर इसको रिफ़िल करवाना बंद कर दिया। ये भी एक रीज़न देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर
स्कीम के बारे में बताया गया। ये तो मैंने आपको बताया कि हाँ लोगों ने रिफिल नहीं करवाया, कारण मैंने आपको बताया, कुछ आगे और डिटेल से बताऊँगा। फिर उसके बाद में यहीं पर बात की जाती है पीएम उज्ज्वला स्कीम के बारे में। तो आखिरकार पीएम उज्ज्वला स्कीम क्या है और थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो पीएम उज्ज्वला स्कीम बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आने वाली स्कीम है। अब ये क्या करते हैं ना, ये एलपीजी कनेक्शन देते हैं, यानी सिलेंडर का कनेक्शन देते हैं वेमेन को। कौन सी वेमेन? जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर हैं, गरीबी की सीमा के रेखा के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। तो बीपीएल वाले हाउस होल्ड्स को ये सिलेंडर्स देने के बारे में चर्चा की जाती है इस पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंदर। अभी जो स्कीम है इसको ओरिजिनली लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 में बलिया के अंदर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो हमारे पीएम ने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था। यहाँ पे फोकस ये था कि हम मार्च 2020 तक लगभग 8 करोड़ के आसपास गैस कनेक्शंस देंगे। फिर उज्ज्वला जो 1.0 था, यानी उज्ज्वला जो फेज़ 1 वाली हमने स्कीम को लॉन्च किया था, इसमें हमने टारगेट रखा 5 करोड़ वेमेन मेंबर्स का, और वो हम लोगों ने टारगेट अचीव भी किया। बाद में इस स्कीम को और एक्सपेंड कर दिया गया। पहले यहाँ पर जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाली वेमेन्स हैं उनको ये सिलेंडर दिया जा रहा था। बाद में क्या हुआ, इस स्कीम को अप्रैल 2018 में एक्सपेंड कर दिया, बढ़ा दिया। अब इसमें वेमेन बेनिफिशरीज़ के साथ साथ 7 और कैटेगरीज़ को ऐड कर दिया, जैसे SC ST कैटेगरी हो गई, प्लस PMAY जो योजना इसके अंदर में, AAY योजना जो है इसके अंदर वाले जो लोग हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस वाले हो गए, टी गार्डन वाले लोग हो गए, फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो जंगल में रह रहे, आइलैंड वाले लोग हो गए। तो इन सभी कैटेगरीज़ को भी यहाँ पे कवर कर लिया गया, यानी अब इन लोगों को भी यहाँ पर पीएम उज्ज्वला स्कीम के अंदर ये सिलेंडर वाला बेनिफिट मिलेगा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, ये सब बात हो रही थी 2018 तक। बाद में क्या होता है, हम लोग अपने टारगेट को रिवाइज़ करवा देते हैं। हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोगों को जल्दी से जल्द 8 करोड़ LPG कनेक्शन देने हैं फेज़ 1 के अंदर, और हम लोगों ने यहाँ पर दिए, ये कनेक्शंस प्रोवाइड करवाए पीएम उज्ज्वल योजना के अंदर। ये सारे कनेक्शंस रिलीज़ कर दिए गए थे। तो ये जो टारगेट है ये ऑलरेडी अचीव कर लिया गया था अगस्त 2019 में, ऐसा भी यहाँ पर बोला जा रहा है। तो मतलब जो टारगेट की डेट थी कि 2020 तक हमें इसको अचीव करना है, लेकिन 2020 से पहले यहाँ पे पूरा का पूरा टारगेट अचीव कर लिया गया था 2019 में। लगभग 7 महीने पहले ये टारगेट अचीव कर लिया गया था। अब टारगेट अचीव हो गया था, काफ़ी सारे लोगों को सिलेंडर का कनेक्शन मिल चुका था। तो उसके बाद फोकस ये दिया गया कि हम इस स्कीम का दूसरा फेज़ लेकर आएंगे, इस योजना का 2.0 लेकर आएंगे। तो यहाँ पर इसका सेकंड वर्जन लेकर आया गया। और क्या होता है फिर, यूनियन बजट 2021-22 का जो बजट था, इसके अंदर यहाँ पर 1 करोड़ और LPG कनेक्शन दिए जाएंगे, कुछ इस प्रकार की घोषणा कर दी गई थी। तो ये कनेक्शंस फिर यहाँ पर देने के बारे में चर्चा की गई थी। फिर यहाँ पे बोला गया कुछ और बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट रिफ़िल होगी, यानी सिलेंडर जो यहाँ पे पहला बदला जाएगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जो पेपर वर्क होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये सारे कुछ और ही बेनिफिट्स देने के बारे में चर्चा की गई थी, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये पीएम उज्ज्वला स्कीम है ना, इसके ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंसेस क्या देखने को मिलेंगे, क्या इसके फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं, क्या इसका गोल देखने को मिलता है। सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट देखने को मिलेगा, यानी कि देखो हो क्या रहा है करेंट टाइम पर, WHO ने एक एस्टिमेशन दिया है, यानी कि एक अंदाज़ा बताया है कि लगभग 5 लाख के आसपास जो भारत के अंदर डेथ हो रही हैं वो हो रही हैं अनक्लीन कुकिंग फ्यूल की वजह से। यानी कि लकड़ियाँ जला दी गई, उससे पोल्यूशन हो गया, गाय का गोबर जलाया उससे पोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर इन बायोमास को जलाने की वजह से यहाँ पे काफ़ी सारी लोगों की जान जा रही है। तो ये WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेशन था। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारा फोकस ये था कि हम लोग ये पर्टिकुलर स्कीम चलाएँ और यहाँ पे सिलेंडर्स इन वेमेंस को प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। प्लस इससे और क्या फ़ायदा होगा, वेमेन एम्पावरमेंट होगा, प्लस सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, और एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा होगा ही होगा, पोल्यूशन कम होगा, क्योंकि यहाँ पर अब चीज़ें जलाई कम जा रही हैं और गैस से यहाँ पर सारा काम हो रहा है। ये यहाँ पे पीएम उज्ज्वला स्कीम की बात हो गई। अब इसके अंदर इस स्कीम में काफ़ी सारे चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला चैलेंज ये है कि जो स्टार्टिंग कॉस्ट है इसकी बहुत ज़्यादा है। स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट यहाँ पे मिल नहीं रहा है, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जो गरीब है वो यहाँ पर पे नहीं कर पा रहा है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न देखने को मिलेगा, यानी आधार कार्ड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, आधार कार्ड का लिंक वगैरह करवाया जाता है, तो आधार कार्ड का डेटा लोगों के पास में नहीं है, उसको लेकर काफ़ी सारे इशूज़ हैं। ठीक है ना। प्लस यहाँ पे जगह जगह पर देखो आपके गैस को भरवाने के लिए जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे नहीं है गांव वाले एरिया में, तो इसकी वजह से लोग यहाँ पे कनेक्शन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, जब कनेक्शन लिया है ना तो यहाँ पर उनको तुरंत रिफ़िल भी करवा दिया जाए, ये सारी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। होता क्या, बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर जाके फिलिंग प्लांट्स लगे पड़े हैं जहाँ पे गैस को रिफ़िल करवाना पड़ता है। तो ये सारे इश्यूज़ है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर फिर अपना इंटरेस्ट ही ख़त्म कर चुके हैं, दिलचस्पी ख़त्म कर चुके हैं इस स्कीम से। तीसरा फिर एक और सबसे बड़ा इशू है वो यह है बिहेवियरल कंसर्न। बिहेवियरल कंसर्न की बात यहाँ पर जब आती है तो इसका मतलब है कि देखो आज के टाइम पर भी जो लोग हैं ना वो लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि पैसे को बचाया जा सके। हम लोग LPG के बजाय
लकड़ी वगैरह पे पैसा खर्च कर लें, उस पर थोड़ा सा कम पैसा लगेगा। तो ये भी यहाँ पर इसका एक इशू देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर पीएम उज्ज्वला स्कीम के बारे में जानने को मिल गया है। काफ़ी सारा डेटा है जो कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही हेल्प करेगा। चलो आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है? तो यह है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से रिलेट कर पाओगे। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यह है कि पिछले कुछ सप्ताह के अंदर लगभग 3000 से ज़्यादा जो यहाँ पर गाय भैंस हैं उनकी जान जा चुकी है राजस्थान और गुजरात में। ये 3000 से 5000 के बीच में बताई जा रही है। इतने गाय भैंस की जान गई है। क्यों? क्योंकि लंपी स्किन डिजीज़ इनके अंदर फैला, तो इसकी वजह से यहाँ पर इन सब की जान गई। तो आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल के अंदर ऑलरेडी इसको देख लिया होगा। तो लंपी स्किन डिजीज़ क्या है, आओ इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ना, ये बेसिकली एक वायरस की वजह से होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैप्री पॉक्स वायरस। और यहाँ पर ये खासकर इन गाय भैंसों के अंदर फैलने वाली बीमारी देखने को मिलती है। ये बीमारी गोट पॉक्स या शीप पॉक्स से रिलेटेड है, यानी कि जो बकरियों के अंदर होती है और भेड़ के अंदर होती है ना, वैसे ही बिल्कुल आपको ये बीमारियाँ देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है, ये बीमारी फैलती कैसे है? जो ब्लड फीडिंग इंसेक्ट्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े जो कि खून को चूसते हैं। कुछ कीड़े मकोड़ों ने यहाँ पे खून को चूसा एक जानवर को, जिसको यहाँ पर ऑलरेडी लंपी स्किन वाली डिजीज़ हो चुकी थी। फिर उसने क्या किया, उस खून को चूसने के बाद में दूसरे जानवर के खून को चूसा। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि वो जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट होती हुई चली जाती है। तो खासकर ये गाय भैंसों को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है लंपी स्किन डिजीज़, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जानवरों की जान जा रही है। इनफैक्ट आपने वीडियोज़ देखे होंगे सोशल मीडिया पर, काफ़ी वायरल हुए थे। मतलब ये जो डेड बॉडी है ना काऊ की और बफेलो की, इसका ढेर लगा पड़ा है, और सिर्फ इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। अब लंपी स्किन डिजीज़ के अंदर लक्षण क्या होता है? लक्षण देखने को मिलेगा, जो स्किन है ना वो लूज सी हो जाती है, स्किन के ऊपर गांठें पड़ जाती हैं। जैसा आप लोगों ने यहाँ पर पिक्चर में ऑलरेडी देख लिया होगा। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो पिक्चर है इसके अंदर स्किन के ऊपर कैसे छत्ते से पड़ गए हैं। स्किन यहाँ पे ख़राब सी हो गई है, सड़ सी गई है, गांठें से पड़ गई हैं। तो ये इसके आपको सिम्टम्स, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। जो गला है, थ्रोट, वो यहाँ पर सूज जाता है और लार टपकने लगती है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं लंपी स्किन डिजीज़ के। अब ये स्प्रेड कैसे हो रहा है, फैलता कैसे? देखो जो डिजीज़ है ना, ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। जूनोटिक डिजीज़ रहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जानवर से इंसानों में नहीं फैलती है, तो इंसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जानवरों से इंसानों में जूनोटिक डिजीज़ वो होती है जो कि एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो जाती है, लेकिन ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है। सिंपल बात हो गई। अगर हम लोग हिस्टोरिकली बात करें तो ये जो लंपी स्किन डिजीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के अंदर स्टार्टिंग में देखने को मिली थी। सबसे पहली बार 1929 में डिस्कवरी करी गई थी अफ्रीका के अंदर और वेस्ट एशिया के कुछ हिस्सों में। सबसे पहली बार एशिया के अंदर इसको रिपोर्ट किया गया, पैसिफिक रीजन में रिपोर्ट किया गया साल 2019 में। देखो दुनिया में सबसे पहली बार 1929 में इसको रिपोर्ट किया गया था। एशिया और पैसिफिक रीजन की बात करें तो 2019 में सबसे पहली बार ये बीमारी आई थी। कहाँ पर? नॉर्थ वेस्ट चाइना, बांग्लादेश और इंडिया में यहाँ पर ये बीमारी देखने को मिली है, लंपी स्किन डिजीज़। अब इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है क्या, जब इतने सारी जानवरों की जान जा रही है? तो देखो अभी तक यहाँ पर इसका कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इस डिजीज़ के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर इसकी एक अच्छे से केयर कर सकते हैं, उसी केयर के माध्यम से यहाँ पर इस जानवर को बचा सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है। तो कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है, अभी सिर्फ वैक्सीनेशन लगा के ही हम लोग यहाँ पर इस बीमारी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल पा सकते हैं। थोड़ा यहाँ पर जानवर की केयर करनी होगी, तो इसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को थोड़ा रिजॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिसेंटली चर्चा में था। इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है, द हिंदू के अंदर ये अभी तक नहीं आया है। तो क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जानेंगे। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के अंदर रिलेट कर पाओगे। इशू क्या है समझते हैं। तो इशू यहाँ पर यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अभी इंडिया का फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स यहाँ पे रिलीज़ किया। अभी जो इंडेक्स है ये हर साल आता है जुलाई के मंथ में। इस इंडेक्स के अंदर क्या हुआ है, भारत का एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इम्प्रूवमेंट कैसा हुआ, देखो इस इंडेक्स के अंदर क्या हुआ, मार्च 2021 में हमारा स्कोर था 53.9। अब मार्च 2022 के अंदर ये स्कोर हमारा इंप्रूव हो चुका है, 56.4 के आसपास हो चुका है। ये मैं आपको भी समझाऊंगा स्कोर का क्या मैटर है। पहले हम लोग जानते ये हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का मतलब क्या होता है। देखो आरबीआई ने यहाँ पर क्या किया है, इस कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को डेवलप किया है। अब आरबीआई का फोकस क्या है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी हमारे देश के अंदर जितना भी फाइनेंस से संबंधित जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल या पेंशन सेक्टर, वो कितने लोगों को एक्सेस हो पा रहा है, कितने लोगों को मिल पा रहा है।
एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर कि एक बंदा है जो कि बिल्कुल मतलब एक गांव वाले एरिया में रहता है, वहाँ पे कोई भी बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। उसको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, मीलों दूर चल के जाना पड़ रहा है बैंकिंग की सर्विस लेने के लिए। तो क्या वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आएगा? क्या उसको ये सर्विस मिल रही है फाइनेंशियल वाली? नहीं मिल रही है, वो फाइनेंशियल एक्सक्लूजन के अंदर आएगा कि वो इससे बाहर है, उसको ये सर्विस नहीं मिल रही है। एक होता है इंक्लूजन, यानी कि वो व्यक्ति उसके अंदर इंक्लूडेड है, उसको ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिल रहा है, इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल रहा है, किसी को पेंशन नहीं मिल पा रहा है, तो मतलब नहीं मिल पा रहा है तो एक्सक्लूजन, और आराम से मिल पा रहा है तो बेसिकली यहाँ पर वो हो जाएगा इंक्लूजन। तो कितने लोगों को ये फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहे हैं, वो बेसिकली यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे सेक्टर्स हो गए। अभी जो इंडेक्स है ना, इस इंडेक्स के अंदर मेजरली 3 पैरामीटर्स आपको देखने को मिलेंगे। 3 पैरामीटर से मिलकर बना हुआ है। जैसे अगर हम लोग वेटेज की बात करें तो सबसे पहली चीज़ जब आप लोग देखोगे ना कि कितने लोग इन फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, एक्सेस वाले का वेटेज 35% का देखने को मिलता है, प्लस कितने लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इन सर्विसेज का, वो 45% देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे क्वालिटी सर्विस मिल रही है नहीं मिल रही है तो ये 20% का वेटेज देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन बने कि हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के अंदर जो 3 पैरामीटर्स हैं, इसमें से सबसे बड़ा वेटेज किसका है, तो सबसे बड़ा वेटेज यूजेज का है 45% के आसपास, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पर यह है कि कितने लोगों को एक्सेस मिल पा रहा है, 35% लोगों का एक्सेस मिल पा रहा है। ये 3 पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं, यूजेज कितने लोगों को मिल पा रहा है और यहाँ पर कितनी क्वालिटी वाली सर्विसेज यहाँ पर मिल पा रही हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आपको 3 पैरामीटर देखने को मिल जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का। बाकी इसके फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं, तो ये जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स क्या करता है, लोगों तक बहुत आसानी से सर्विस पहुंचा पाता है। क्योंकि इस इंडेक्स के अंदर हम लोग इंप्रूवमेंट करने की तरफ फोकस करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर सर्विसेज देने के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये इंडेक्स काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कैप्चर करता है और लोगों को फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली कैटेगरी के अंदर रखता है। अब यहाँ पर जो स्कोर है ना, वो 0 से 100 के बीच में डिफाइन किया जाता है। मान लो कोई एरिया है जहाँ पर स्कोर 0 आया है, 0 मतलब वो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल एक्सक्लूजन को, मतलब उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है उस फाइनेंशियल सर्विसेज का। अगर 100 स्कोर है तो मतलब उसको बेनिफिट मिल रहा है, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आएगा। आई होप आपको यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से समझ चुका है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल एक्सक्लूजन क्या है। तो आपसे पूछा जा सकता है जो इंडेक्स से कौन रिलीज़ करता है, आरबीआई ने यहाँ पर आप देख पाओगे मेंशन किया है कि ए रैंक इंप्रूव हुई है। प्लस यहाँ पर ये जो इंडेक्स है हर साल पब्लिश होता है, तो इन्होंने यहाँ पर इस इंडेक्स को बनाया। इंडेक्स में क्या क्या मेंशन है ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर बात करती है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के बारे में। ATGM ये क्या होता है समझते हैं। इशू क्या है, न्यूज़ क्या निकल कर आती है। न्यूज़ ये है कि इंडिजीनियसली डेवलप, यानी कि हमने खुद से ही यहाँ पर बनाया है लेज़र गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को। इसको सक्सेसफुली यहाँ पर टेस्ट किया गया है मेन बैटल टैंक अर्जुन से, यानी कि जो हमारा बैटल टैंक है अर्जुन, उससे यहाँ पर इस मिसाइल को टेस्ट किया गया। तो इसी वजह से ये मिसाइल चर्चा में है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये होती क्या है जिसको टेस्ट किया, तो ये जो हमने खुद बनाई है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसको अभी टेस्ट किया है अर्जुन टैंक से, ये क्या होती हैं आओ समझते हैं। इट इज़ अ गाइडेड मिसाइल जिसको हम लोग यूज़ करते हैं आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल को हिट करने के लिए। अच्छा देखो नाम से पढ़ो, नाम में क्या लिखा हुआ है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। दुश्मन का मान लो टैंकर है, उस टैंकर को उड़ाने के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो। तो ये एक ऐसी मिसाइल है जो कि हैवी आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स को उड़ा सकती है। तो ऐसी मिसाइल ये देखने को मिलती है। अब जो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, या फिर आप तो कंधे पे रख कर लॉन्च कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ ऐसी होती है जो कंधे पे रख के लॉन्च किया जा सकता है, कुछ ऐसी होती है जिसके लिए बड़ा सा ट्राइपॉड चाहिए होता है, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे इसके ऊपर मिसाइल को रख रखा है। या फिर कुछ ऐसी मिसाइल होती हैं जिसके लिए खुद एक बड़ा सा व्हीकल चाहिए होता है, उस व्हीकल के ऊपर पूरे मिसाइल को रखेंगे, उसके बाद हम लोग लॉन्च करेंगे। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अलग अलग साइज़ की होती है, कंधे पर रख के चलाने वाली भी होती है, बड़े ट्राइपॉड पर रख के चलाने वाली भी होती है, प्लस बड़े व्हीकल के ऊपर रख के चलाने वाली भी होती है। दुश्मन के टैंक को उड़ाने के लिए इस मिसाइल का यूज़ किया जाता है। बाकी इसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात करें, क्षमताएं के बारे में बात करें, तो जितनी भी खुद की बनाई हुई ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपको देखने को मिलती हैं ना, ये काफ़ी खतरनाक हैं। यहाँ पे यूज़ किया जाता है हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड का, जो कि यहाँ पर दुश्मन के टैंकर को उड़ाने में मदद कर सकता है। यानी कि कुछ ऐसा व्हीकल है, कोई ऐसा बड़ा सा व्हीकल देखने को मिलेगा, कोई ऐसा टैंक देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर बॉम्बिंग वगैरह से बच सकता है, लेकिन ऐसे व्हीकल को भी उड़ा सकती है। इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी है इस मिसाइल के अंदर। अब जो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना,
इसको डेवलप किया गया मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च कैपेबिलिटी के माध्यम से। यानी इसको हम लोग कैसे भी लॉन्च कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कंधे पर रख के, या फिर किसी व्हीकल के माध्यम से, या फिर ट्राइपॉड के माध्यम से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। अब इस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को लेकर करंट स्टेटस भारत में क्या देखने को मिलता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जो मिसाइल है ना, ये करंट टाइम पर जब आप लोग देखोगे तो अभी इसके ऊपर ट्रायल वगैरह चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने एक ट्रायल किया है अर्जुन बैटल टैंक से, जो हमारा टैंक है इससे हम लोगों ने ट्रायल किया था। बाकी यहाँ पर भारत के पास में ऑलरेडी आपको 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल देखने को मिलती हैं, वो है हेलिना। हेलिना क्या है, हेलीकॉप्टर बेस्ड एनएजी। तो ये जो मिसाइल आपको देखने को मिल रही है, ये एंटी टैंक गाइड मिसाइल का एक अच्छा वर्जन नज़र आता है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को दाग सकते हैं। अब हेलिना के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो ये मिसाइल सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि ऑल वेदर सिस्टम कहलाता है। यानी चाहे दिन हो चाहे रात हो, इसके अंदर कैपेबिलिटी है कि हमारे दुश्मन के टैंक को ये उड़ा सके। चाहे कितने ही खतरनाक टैंकर हो, ऐसा टैंकर हो कि वो बॉम्ब से नहीं उड़ सकता, लेकिन वो इस मिसाइल से उड़ सकता है। इतनी कैपेबिलिटी है इस मिसाइल के अंदर, हेलिना में। तो हेलिना मिसाइल मैंने आपको बता दिया, हेलिना मिसाइल यहाँ पर कितनी खतरनाक है। अब हेलिना जो वेपन सिस्टम आपको देखने को मिलता है ना, ये हमारी इंडियन आर्मी के पास में है। और हेलिना वेपन सिस्टम का ही एक और वेरिएंट देखने को मिलता है, वो है ध्रुवास्त्र। तो आपसे पूछा जाए हेलिना या ध्रुवास्त्र ये क्या है, तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ध्यान रखना, ये ऐसी मिसाइल है जो कि दुश्मन के टैंकर को उड़ाने में मदद करती हैं, ठीक है ना। तो ये जो हेलिना और ध्रुवास्त्र है, ये दोनों इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करे गए हैं। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की, जो कि हमने अभी डिस्कस की हैं। क्लियर हो गया। अब देखो यार, आज मैं क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लेट हो रहा था और टाइम पे अपलोड करना था, तो क्वेश्चन नहीं लगा पाया हूँ। कल से मैं यहीं पे क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, यानी कि क्विज़ जो ऐड कर दूंगा, जैसे हम लोग क्विज़ डिस्कस किया कर रहे थे बीच में, वही क्विज़ ऐड कर दूंगा, ताकि आप लोग देख सको कि मैंने कितने अच्छे से वीडियो को सुना है। अगर अच्छे से सुना है तो उन क्विज़ को आप लोग बहुत आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यार आज काफ़ी लेट हो चुका था क्योंकि मॉर्निंग में ऑलरेडी काफ़ी सारे इशू हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे इशू होने लगा, तो इस प्रकार से मेरे को पीपीटी बनानी पड़ी है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी आपको बिल्कुल वही कंटेंट मिला है जैसा आपको वहाँ मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे आपके लिए और ज़्यादा चीज़ें हैंडी हो जाएंगी, आप आराम से चीज़ों को कवर कर पाओगे। तो थंबनेल हमने कवर कर ही लिया है, लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में बात कर लिया, उज्ज्वला स्कीम के बारे में बात कर लिया। फटाफट एक छोटा सा रिविजन लेते हैं, फिर उसके बाद अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल में हम लोगों ने मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में चर्चा की है। भारत ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है कि हम लोग भी यहाँ पर इस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस पार्टनरशिप के बारे में बात करें तो ये यूएस लेड पार्टनरशिप देखने को मिलेगा। इस पार्टनरशिप का मकसद है कि मिनरल सप्लाई चेन को हम लोग और ज़्यादा इंक्रीज़ करें, किसी एक देश के हाथ में ये सप्लाई चेन ना रहे। यूएस के साथ साथ आपको 10 और पार्टनर्स देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर काम कर रहे हैं। अब यूएस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, ये सारे देश देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंस की बात करें तो देखो, क्रिटिकल मिनरल्स ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों के लिए, और चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो चाइना को एक ऑल्टरनेटिव हमें चाहिए था। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपको 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से 15 लैंथेनाइट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया है ना। फिर उसके बाद में स्कैंडियम, मेथ्रियम आपको ये देखने को मिल जाता है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ये इंडिया के अंदर कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन जो ये हैवी वाले होते हैं वो इंडिया में नहीं पाए जाते। हैवी वाले चाइना में पाए जाते हैं, तो चाइना के ऊपर भारत डिपेंडेंट है इस हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ये डिपेंडेंसी को तोड़ा जाए। अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपॉर्टेंस क्या देखने को मिलेगा, तो ये ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के अंदर यूज़ करते हैं, बैटरी की टेक्नोलॉजी के अंदर लिथियम का इस्तेमाल होता है, और प्लस यहाँ पर इंडिया के लिए भी ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इंडिया के लिए कंसर्न वाली बात क्या है, चिंता वाली बात यह है कि काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर हम लोग ना दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है, तो एक डिपेंडेंसी का इशू देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पर हमारे पास में कोई इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है इस मिनरल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के माध्यम में, इस पार्टनरशिप के माध्यम में, तो यहाँ पे कुछ हमें एक्सपर्टीज़ की भी आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। तो सरकार ने अभी यहाँ पर एडमिट किया है कि लगभग 9 मिलियन से ज़्यादा जो बेनिफिशरीज़ हैं उन्होंने यहाँ पर पिछले साल अपने सिलेंडर्स को रिफ़िल नहीं करवाया है। दिक्कत बहुत सारी है क्योंकि सिलेंडर के जो प्राइस है वो काफ़ी बढ़ते चले गए, सब्सिडी कम मिल रहा था, प्लस यहाँ पे कोविड का इफेक्ट देखने को मिला। फिर उसके बाद पीएम उज्ज्वला स्कीम के बारे में हमने जाना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है। इस स्कीम का मकसद ये था कि जो गरीब लोग हैं उनको एलपीजी कनेक्शन दिया जा सके, इस पर्पज़ से इसको लॉन्च किया गया था। बाद में इसको बढ़ा दिया गया, SC ST और बाकी सारे कैटेगरीज़ को भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया था। तो पीएम
जो ये यहाँ पर उज्ज्वल स्कीम है इसका 1.0 फेस लेकर आया गया, वहाँ पे हमने अपना पूरा टारगेट अचीव किया। फिर 2.0 फेस लेकर आए और उसके अंदर भी हमने अपना पूरा का पूरा टारगेट अचीव किया, मतलब उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अभी भी लकड़ी वगैरह जलाई जाती हैं, तो वहाँ पे हम लोग सिलेंडर का यूज़ कर पाएंगे। एनवायरमेंट को मदद करेगा। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि देखो इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, स्टार्टिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। प्लस यहाँ पर और भी बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं, जैसा आधार कार्ड लोगों के पास में प्रॉपर्ली डेटा को लेकर इश्यूज़ हैं। उसके बाद में यहाँ पर लोगों के पास में फिलिंग प्लांट्स नहीं है आसपास में, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। या फिर यहाँ पे लोगों की खुद की आदत पड़ी हुई है कि हम लोग पैसे को बचाएं, और इसकी वजह से यहाँ पर वो कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बाकी फिर अगले आर्टिकल में हम लोगों ने लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जाना था। तो पिछले कुछ सप्ताह में 3 से 5 हज़ार के आसपास गाय और भैंस की जान गई है लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से। लंपी स्किन डिजीज़ एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है कैप्रीपॉक्स वायरस। लक्षण की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया गांठें पड़ने लगती हैं, शरीर के ऊपर जो खाल है वो सड़ने लगती है। ये आज के टाइम पर बहुत तेज़ी से फैलने वाली बीमारी है, जो कि जानवरों में फैलती है, इंसानों में नहीं फैलती है, ध्यान रखना। पहली बार अफ्रीका में पाई गई थी, कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका अभी अवेलेबल नहीं है। फिर हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में जाना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस इंडेक्स के बारे में बताया कि भारत की रैंक इंप्रूव हुई है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब यह है कि किन किन लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत अच्छे से मिल पा रही हैं, तो वो इंक्लूजन के अंदर हैं। जिनको सर्विस नहीं मिल पा रही हैं तो वह एक्सक्लूजन के अंडर में आते हैं। बाकी हम लोगों ने फिर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के बारे में जाना। तो इंडिजीनियसली डेवलप एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी सक्सेसफुली टेस्ट किया गया अर्जुन बैटल टैंक से। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या होती हैं? दुश्मन के हैवी व्हीकल को, दुश्मन के टैंकर को उड़ाने के लिए इस मिसाइल का हम लोग यूज़ करते हैं। तो एंटी टैंक मिसाइल के साइज़ अलग अलग होते हैं, कंधे से लॉन्च करने वाली है, ट्राईपोड से लॉन्च करने वाली है, प्लस यहाँ पर व्हीकल से लॉन्च करने वाली भी होती हैं। कैपेबिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ है। दुश्मन के पास में कुछ ऐसा व्हीकल है, कुछ ऐसा टैंकर है जो कि बॉम्ब से नहीं उड़ सकता, लेकिन ये इस मिसाइल से उड़ाया जा सकता है। इंडिया के पास में अभी यहाँ पर हेलिना और ध्रुवास्त्र, ये दोनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर हम लोग अभी और बहुत सारी मिसाइल्स की टेस्टिंग भी कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा वीडियो क्लियर हो चुका है, सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लियर हो चुकी हैं। फिर उसके बाद में काफ़ी कुछ सीखा है। चलो फिर इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त। मेक श्योर करना वीडियो के ऊपर लाइक का बटन को दबा दो। मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।